ओके, तो अब हम देखेंगे कि पॉलन ग्रेन्स जो हम पढ़ रहे थे उस पॉलन ग्रेन्स के बारे में कुछ और पॉइंट्स। ओके, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं इससे। पैरेनोलॉजी में पहले भी देखा था, तो यहाँ पर मैंने इसके बारे में लिख दिया एक सेंटेंस को, आप नोट कर लीजिएगा। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को पढ़ना पॉलन ग्रेन्स का, उस साइंस को, या फिर दैट साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इज नोन एज पैरेनोलॉजी। ओके, pollen grains are also known as microfossils। ओके, माइक्रो मतलब साइज में बहुत छोटे, और फॉसिल्स क्यों? क्योंकि ये मतलब इनका जो एंजाइम होती है तो विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड। ओके, तो ये हो सकता है कि वायबल ना रहे, हो सकता है फंक्शन ला रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन इनका नहीं हो पाता, डिग्रेडेशन इनका नहीं हो पाता है। डिग्रेडेशन या डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि एंजाइम की वजह से। बताया था कि एंजाइम होती है वो स्पोरोपोलिन से बनती है, और स्पोरोपोलिन को अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली, टेम्परेचर हाई, अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया है जो उसको डिग्रेड कर सकता हो। इसीलिए जो पॉलन ग्रेन्स है दे आर आल्सो नोन एज माइक्रोफॉसिल्स। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉलन वायबिलिटी। ये क्या है? अभी जो बता रहा था मैं आपको कि पॉलन वायबिलिटी का मतलब ये है कि कोई एक पॉलन ग्रेन कितनी देर तक फंक्शनल रहेगा। फंक्शन का मतलब क्या है कि जब वो पॉलिनेशन करने के बाद फर्टिलाइजेशन कर सकता है। अगर अब उसके अंदर वो क्षमता नहीं रही है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सकता हो, तो उसको हम कहते हैं क्या कि वो वायबल नहीं रहा। ओके, तो वायबिलिटी होना मतलब उसका फंक्शनल रहना, रिमेन फंक्शनल रहना, तो यही उसकी क्या है, पॉलन वायबिलिटी। और ये पॉलन ग्रेन्स अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, तो कोई आपसे पूछता है कि क्या है पॉलन वायबिलिटी, तो क्या लिखोगे? इट्स अ टाइम पीरियड फॉर विच अ पॉलन ग्रेन रिमेन फंक्शनल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अ टाइम पीरियड फॉर विच अ पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन रिमेन फंक्शनल, ये पॉलन वायबिलिटी है। ठीक है। सम सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, इनकी पॉलन वायबिलिटी कितनी है? अराउंड अप्रॉक्स 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स के बाद ये बेकार हो जाएंगे, ये फंक्शनल नहीं रहेंगे। अगर इस बीच में उनका पॉलिनेशन हो गया और ये सही जगह पहुंच गए तो ये फर्टिलाइजेशन कर देंगे, अदरवाइज दे विल बी ऑल वेस्टेड। ठीक है। इन सम फैमिलीज लाइक रोजेसी, लेगुमिनोसी और सोलोनेसी, ये तीन जो फैमिली आपको दिखाई दे रही है, इनके कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी कई मंथ्स तक रहती है, सेवरल मंथ्स। ठीक है। तो सम फैमिलीज लाइक रोजेसी, लेगुमिनोसी और सोलोनेसी, इनकी जो फैमिली के मेंबर्स, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, सारे नहीं, इन तीनों फैमिली के कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं व्हिच हैज पॉलन वायबिलिटी अराउंड several months, many months. Okay. क्रायोप्रिजर्वेशन, तो एक चैलेंज है कि भाई अगर हम किसी अच्छा कोई प्लांट है उसके पॉलन ग्रेन को अगर हम प्रिजर्व करना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे प्रिजर्व? तो उसके लिए क्या होते हैं? उसके लिए पॉलन बैंक्स होते हैं। ठीक है। तो एक सेकंड, पॉलन बैंक्स होते हैं, तो उन पॉलन बैंक्स में इनको प्रिजर्व कर देते हैं। कैसे प्रिजर्व करते हैं? उस टेक्निक को, जिस टेक्निक से हम इनको प्रिजर्व करते हैं उसको हम कहते हैं क्या? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ टेक्निक बाय व्हिच पॉलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड इन अ पॉलन बैंक फॉर द फ्यूचर यूज, आगे के यूज करने के लिए। आगे अगर हम ब्रीडिंग प्रोग्राम यूज करना चाहते हैं, ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है, करना चाहते हैं जिसमें कि हमें एक अच्छी क्वालिटी का पॉलन ग्रेन चाहिए, तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं। ऐसे प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं। ठीक है। कैसे प्रिजर्व करते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से। तो जो पॉलन ग्रेन क्रायो प्रिजर्वेशन में रखे जाएंगे, अब उनको हम क्या कहेंगे? क्रायो प्रिजर्व्ड पॉलन ग्रेन्स। ठीक है। क्या होता है इसमें? प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फॉर ईयर्स, कई सालों तक उनको प्रिजर्व किया जाता है इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन में हम इसको रख देते हैं जिसका टेम्परेचर अराउंड कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। इतने ज्यादा ठंडे टेम्परेचर में इनको हम प्रिजर्व करते हैं इन पॉलन बैंक्स टू यूज लेटर फॉर प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है। ओके, ये हो गया किसका? पॉलन वायबिलिटी के बारे में बात। पॉलन एनर्जी। अब पॉलन एनर्जी क्या है? पॉलन एनर्जी का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि एक टाइप का पॉलन ग्रेन बताया था जो इंसेक्ट्स के द्वारा ही सिर्फ पॉलिनेट हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटोमोफाइलस पॉलन ग्रेन। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, पिछली वीडियोस में।
ऐसे ही वो पॉलन ग्रेन जिनको एयर करती है, पॉलिनेशन करने में हेल्प करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट एनेमोफाइलस पॉलन ग्रेन्स। वी कैन कॉल देम एनेमोफाइलस पॉलन ग्रेन्स। तो ऐसे प्लांट्स जो ऐसे पॉलन को प्रोड्यूस करते हैं जिनका पॉलिनेशन सिर्फ एयर कर सकती है, तो वो स्पीशीज भी क्या कहलाएंगी? एनेमोफाइलस स्पीशीज। पासन में मान लो कि ये कोई प्लांट है, इसमें पॉलन ग्रेन है, मान लो पॉलन ग्रेन है, ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ये स्टेमन है, ये एंथर, इसके अंदर पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन सिर्फ एयर से जा सकता है, डिस्पर्स हो सकता है। तो ये पॉलन ग्रेन कैसा हो गया? एनेमोफाइलस पॉलन ग्रेन। और ये प्लांट कैसा हो गया? एनेमोफाइलस स्पीशीज। ओके, वही कह रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो एनेमोफाइलस स्पीशीज प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो जो एनेमोफाइलस स्पीशीज होती है वो बहुत ज्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि एयर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स इधर उधर खो जाते हैं, तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस करने की जरूरत है ताकि पॉलिनेशन हो सके। तो एनेमोफाइलस स्पीशीज प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, दे फ्लोट इन एयर एंड एंटर इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो उनमें से कुछ जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, फ्लोट करते हैं एयर में, और हम जब सांस लेते हैं तो जब एयर में आ गए, जब हम सांस ले रहे हैं तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब एंटर करेंगे तो चांसेस है कि कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जिनके एंटर करने से हमको कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, एलर्जी हो जाती है अंदर। ठीक है, some pollen grains can cause allergy and produce respiratory disorders। तो ऐसी एलर्जी क्या कहलाती है? पॉलन एलर्जी। सच एलर्जी इज नोन एज पॉलन एलर्जी। तो ये एलर्जिक जो सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं या डिसऑर्डर जो प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हे फीवर। वी कॉल दैट हे फीवर। क्या है हे फीवर? हे फीवर पॉलन एलर्जी के एलर्जिक सिम्टम्स से पॉलन एलर्जी ही हे फीवर कहलाती है, आप समझ लीजिए। तो जो एलर्जी प्रोड्यूस हो रही है पॉलन की वजह से, दैट इज नोन एज हे फीवर। जो सिम्टम्स आ रहे हैं एंड प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। कुछ डिसऑर्डर्स स्पेसिफिकली कुछ प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल राइनाइटिस। राइनाइटिस क्या है? राइनाइटिस मतलब होता है रनिंग नोज। ठीक है, मतलब जुकाम हो जाना। ठीक है, रनिंग नोज। एस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि पॉलन एलर्जी की वजह से हो जाते हैं। राइनाइटिस, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ओके, तो इसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो, वो क्या है वो देख लेते हैं जरा भी। तो इंडिया में वीट को इंपोर्ट किया गया था। ठीक है, एक बार वीट को इंपोर्ट किया था, तो उस इंपोर्टेड वीट के साथ कैरेट ग्रास आ गई थी। ठीक है, along with imported wheat, carrot grass। कैरेट ग्रास, इसका भी साइंटिफिक नेम क्या है? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ठीक है, और जब ये इंडिया में आई तो ये पूरे इंडिया में बहुत तेजी से फैल गई। ओके, तो इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दैट कॉज पॉलन एलर्जी। तो ये एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करता है, सिर्फ एग्जांपल है, जो क्लासिक एग्जांपल है इस चीज का, और ये एनसीईआरटी में मेंशन है। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि कीनोपोडियम प्लांट है, एमरैंथस, प्रोस्टॉपिस, कैस्टर ग्रास, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये भी कुछ और एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो क्या रखना है? कैरेट ग्रास, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ये इंपोर्टेड वीट के साथ इंडिया में आया था एंड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। ओके, एंड इट कॉजेस पॉलन एलर्जी।
ओके, तो ये हो गया पॉलन एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, पॉलन प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसा कुछ पॉलन के जो पॉलन ग्रेन्स को यूज करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे सिरप, टैबलेट्स, क्रीम्स, तो उसके बारे में इसके बाद हम देखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं पॉलन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो पॉलन प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट्स जो कि पॉलन ग्रेन से बनते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से कि इसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। पॉलन ग्रेन्स में प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है और अनसैचुरेटेड फैट है। तो पॉलन ग्रेन्स के प्रोडक्ट को हम दो तरह से यूज करते हैं, फूड सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक्स। ठीक है, फूड सप्लीमेंट्स में क्यों, बिकॉज प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी के लिए अच्छा है और अनसैचुरेटेड फैट भी बॉडी के लिए अच्छा होता है। सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड फैट भी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो ये तीनों चीज़ हमें इससे मिल रही है, तो ये एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज की जा सकती है। तो पॉलन ग्रेन्स कंटेन एबंडेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं, टैबलेट्स और सिरप की फॉर्म में यूज किए जाते हैं, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स इन वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं और वो कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो दे कैन अफोर्ड दैट। ओके, कौन मेनली यूज करता है इनको, ये यूज किए जाते हैं एथलीट्स और रेस हॉर्स के द्वारा अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो अच्छा खाना मिलेगा तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। तो मेनली यूज्ड बाय एथलीट्स एंड रेस हॉर्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो अनसैचुरेटेड फैट है, इसमें जो अनसैचुरेटेड फैट है वो यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो अगर हम इसको लेकर क्रीम बनाए कॉस्मेटिक और उसको यूज करें, डेफिनेटली वो भी बचाएगी यूवी रेज से, जो भी खतरनाक होती है हमारी बॉडी के लिए। क्रीम्स, अनसैचुरेटेड कॉस्मेटिक्स किस फॉर्म में यूज होती है, क्रीम्स की फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, व्हाई क्यों यूज होता है, बिकॉज दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैट एंड कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। ठीक है, तो ये पॉलन प्रोडक्ट्स के बारे में है। ये कुछ एक दो पॉइंट हैं और क्वेश्चंस पर आ जाते हैं कभी। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या है, इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट होना पॉलन ग्रेन्स का। ठीक है, और हम कह सकते हैं पॉलन को क्या, यंग मेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं, जो हमने देखा था पहले। तो या तो आप इसको पॉलन ग्रेन कह लीजिए यहाँ पर, या फिर यंग मेल गैमेटोफाइट भी कह लीजिए। ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट होना बाकी है। अभी हमने अभी इससे पहले देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमारा माइक्रोस्पोर या पॉलन बन गए थे लेकिन डेवलप नहीं हुए हैं। डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो ये है, इसको क्या कहते हैं, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट और एक है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। मतलब इनका एंथर से बाहर निकलना और पॉलिनेट हो जाना, मतलब किसी स्टिग्मा तक पहुंच जाना, इसे पॉलिनेशन कहते हैं। तो जब तक वो एंथर के अंदर है तब तक का डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। और जब पॉलिनेशन हो जाएगा और स्टिग्मा पे अटैच हो जाएगा पॉलन ग्रेन, उसके बाद भी इसमें कुछ डेवलपमेंट होता है, उसे हम कहते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है इसके डेवलपमेंट को, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। ठीक है, सिंपल है। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में ये पॉलन ग्रेन है जिसमें कि डेंस साइटोप्लाज्म है एंड सेंट्रल न्यूक्लियस बीच में है और डेंस साइटोप्लाज्म। ओके, ये इसका न्यूक्लियस है। इसके बाद क्या होता है, इसमें कुछ टाइम बाद वैक्यूल्स बनना स्टार्ट होते हैं, तो ये वैक्यूलेटेड हो जाता है। वैक्यूलेटेड मतलब इसके अंदर फूड स्टोर हो जाएगा वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल्स फॉर्म्ड पुश न्यूक्लियस टू पेरिफेरी। अब ये वैक्यूल्स अगर बनते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस अभी बीच में था वो पुश हो जाता है इस तरफ, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, तो वैक्यूल्स फॉर्म्ड पुश न्यूक्लियस टू पेरिफेरी। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या होता है, इसमें अब ये जो न्यूक्लियस है डिवाइड करेगा और ये जो पूरा पॉलन ग्रेन है दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, एक तो ऊपर वाली सेल और एक नीचे वाली सेल। ठीक है, ये स्मॉल है साइज में, स्मॉल, और ये लार्ज है, लार्ज। तो स्मॉल सेल इसको कहते हैं क्या, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। और ये जो सेल है इसे कहते हैं ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। तो इसको जनरेटिव सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही आगे चलकर गैमेट बनाएंगे। ठीक है,
तो ये ट्यूब सेल है या वेजिटेटिव सेल है। इसको ट्यूब सेल क्यों कहते हैं हम अभी देखेंगे, बाद में पता चल जाएगा हमको। तो ये साइज में बड़ी है और साइज में छोटी है। न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ था, तो दो न्यूक्लियस बन गए, एक ये और एक ये, और साइटोप्लाज्म में डिवीजन भी हो गया, और ये सेल बन गई जनरेटिव सेल, ये बन गई ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ट्यूब सेल के अंदर ही सारा साइटोप्लाज्म में जो जो प्रेजेंट था, स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट, जो भी फूड मटेरियल था, वो सब ट्यूब सेल में प्रेजेंट है। ओके, इसका मेन काम क्या है? इट विल प्रोड्यूस गैमीट्स इन फ्यूचर। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? अब ये जो सेल अभी अटैच्ड है इसके साथ, ठीक है, तो अभी क्या होता है, इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, ये लेयर बन गई। ठीक है, एक लेयर बन जाती है सेल के चारों तरफ। इसे क्या कहते हैं? वी कॉल दैट कैलॉस लेयर, जो हमने पॉलन ग्रेन्स के टेट्राड में देखी थी। कैलॉस लेयर बन जाती है। ठीक है, ये कैलॉस लेयर बाद में डाइजेस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, और ये जो सेल है ये अलग हो जाता है इस वॉल से। जो जेनेटिव सेल है, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है ताकि ये जेनेटिव सेल से अलग हो सके। सॉरी, ये सेल वॉल से, ये जो इसकी वॉल है इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहना सही है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे अलग हो जाए और फ्रीली इसमें सस्पेंड करे। ठीक है, इसमें फ्रीली रहे इसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसके चारों तरफ एक लेयर बन गई, कैलॉस लेयर, जो बाद में डाइजेस्ट हो जाती है। ये कैलॉस लेयर इसको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे अलग कर देती है, और अभी सेल यहाँ पर देखो अलग हो गई है। फ्रीली लाइंग जेनेटिव सेल, ये फ्रीली लाइंग जेनेटिव सेल है, कहाँ पर लाई कर रही है? ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये जेनेटिव सेल है, और ये पूरा बाहर जो है वो ट्यूब सेल है या वेजिटेटिव सेल है। तो ये जो सब स्टेज है वो क्या कहलाती है? टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज, दो सेल है, एक जेनेटिव सेल है और एक वेजिटेटिव सेल है, तो टू सेल्ड स्टेज कहलाती है। तो 60% एंजियोस्पर्म्स में, in 60% of angiosperms, pollen grain shed at this two-celled stage. ठीक है, 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो pollen grain shed होता है, ठीक है, लाइन ऑफ डिहाइसेंस रप्चर करेगी, डिहाइसेंस हो जाएगा एंथर का, और इसमें से जो pollen grain निकलेंगे दैट इज शेड होना, उसे क्या कहते हैं? शेडिंग या शेड होना। तो वो जो शेडिंग हो रही है pollen grain की, तो 60% एंजियोस्पर्म्स में इस स्टेज में शेड हो जाता है पॉलन ग्रेन। लेकिन बाकी बचे 40% में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है? उसमें जो ये जेनेटिव सेल है ये डिवाइड कर जाता है फर्दर, और फिर दो सेल बन जाएंगी। वो दोनों सेल जो होंगी वो क्या कहलाएंगे? गैमीट्स। तो जो टोटल अगर हम देखते हैं स्टेज को, मान लो हम यहाँ पर देखें इसको, जो 40% की कहानी है इसमें हम देखते हैं, मान लो ये वो सेल है, इसमें ठीक है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ये जेनेटिव सेल फिर से डिवाइड हो गया। तो इस समय अगर हम देखें तो ये कितना सेल स्टेज है? 3 सेल स्टेज है। एक ट्यूब सेल, उसके अंदर ये 2 सेल और, तो 3 सेल हो गए। तो 40% एंजियोस्पर्म्स में ये 3 सेल स्टेज जो होती है, इस फॉर्म में पॉलन ग्रेन शेड करता है, लेकिन बाकी 60% में ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 60% of angiosperms pollen grain shed in two cell stage, while in 40% generative cell divides further mitotically to form two male gametes. Hence pollen grain shed in 3 cell stage. ठीक है, तो ये है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। और इसके बाद हम देखेंगे अब क्या? पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट।